नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। बीजिंग में महिला विकास पर वैश्विक नेताओं की बैठक। चीन में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ एंकर ब्रिज। सूडान का गृह युद्ध, लाखों लोग भुखमरी की कगार पर। अब समाचार विस्तार से। चीन की राजधानी बीजिंग में सोमवार से मंगलवार तक महिलाओं पर एक ग्लोबल लीडर्स मीटिंग हुई। इसका विषय था एक साझा भविष्य, महिलाओं के विकास के लिए नई और तेज प्रक्रिया। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुख्य भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं के हर पहलू के विकास के लिए सहमति बनाना और बड़े रास्ते खोलना है, क्योंकि अभी भी महिलाओं का विकास कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि शांति और सद्भाव के बिना महिलाओं का विकास संभव नहीं है। साथ ही युद्ध और संकट के इलाकों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर जोर दिया। चीन ने वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के लिए अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है, जहां 10,000 मीटर से ज्यादा गहराई पर मानव युक्त समुद्री अन्वेषण को नियमित ऑपरेशन बना लिया है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इंसान को ले जाने वाली अपने पनडुब्बी बेड़े को तेजी से बढ़ाया है। सबसे पहले चाओलोंग ने देश की क्षमता को 600 मीटर से कम की गहराई से बढ़ाकर साल 2012 में 7,062 मीटर के रिकॉर्ड तक पहुंचाया। इसी साल राष्ट्र दिवस से पहले इसने देश की पहली आर्कटिक बर्फ के नीचे की मानव सहित डाइव पूरी की। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हम दुनिया के सबसे गहरे समुद्री रहस्यों को समझने की कगार पर हैं। चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शांथोउ शहर का छंगाई जिला आज दुनिया का टॉय कैपिटल कहलाता है। यहाँ 50,000 से ज्यादा खिलौना कंपनियां हैं, जो चीन के आधे से ज्यादा और दुनिया के 30% खिलौने बनाती है। साल 1979 में सिर्फ 12 मिलियन युएन की वैल्यू वाली ये इंडस्ट्री आज 46 बिलियन युएन तक पहुंच चुकी है। इस ग्रोथ का राज है एक पूरी सप्लाई चेन, जिसमें डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और लॉजिस्टिक्स सब एक साथ है। अब कंपनियां ऑटोमेशन और डिजिटल प्रोडक्शन अपना रही है, जिससे लागत घटी और क्वालिटी बढ़ी है। कह सकते हैं कि छंगाई जिला अब सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खिलौना हब बन चुका है। दक्षिण चीन में क्वांगचौ शहर के नानशा जिले में वानलोंग ग्रैंड ब्रिज का पहला स्टील का हिस्सा लग चुका है। इस ब्रिज का मुख्य हिस्सा 610 मीटर का है और इसकी कुल लंबाई 5,146 मीटर है। ये ब्रिज नानशा से चोंगशान मेन लिंक को जोड़ेगा, जिससे यहाँ का लॉजिस्टिक्स सिस्टम बहुत मजबूत होगा। ये काम अब अंतिम चरण में है और तकनीक की नई चीजें भी आजमाई गई है, जैसे भारी टन वजन के पार्ट्स को लगाना या ढांचे का निर्माण। ये ब्रिज क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचौ में बन रहा है और जब पूरा होगा तो ये क्वांगचौ से सनचन चोंगशान चैनल को जोड़ देगा। इस पुल की लंबाई 5,146 मीटर है, जिसमें मुख्य पुल 1,150 मीटर और मुख्य स्पैन 608 मीटर का है। चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ने आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना में विस्तार किया है और पिछले हफ्ते बुधवार को लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपने 3 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किए हैं। चीन के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD के लिए ये ताज़ा माइलस्टोन तब आया जब अर्जेंटीना सरकार ने $16,000 से कम के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर लगने वाले आयात शुल्क और टैक्स को हटा दिया। इन टैरिफ छूटों की वजह से ये आधुनिक मॉडल अब ज्यादा कीमत स्पर्धी हो गए हैं। सूडान में 2 साल से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध ने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया है, जिससे खाने की पैदावार में भारी कमी आई है और करीब आधी आबादी अभूतपूर्व भूख संकट का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ सूडानी लोग अब गंभीर खाद्य असुरक्षा या इससे भी बदतर हालात में हैं, जबकि 6,37,000 लोग भूखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो भूख का सबसे खतरनाक स्तर है। WHO ने हाल ही में देश के कुछ हिस्सों में भूखमरी की पुष्टि की। खेती, जो कभी सूडान की इकोनॉमी की रीढ़ थी, उसे बड़े पैमाने पर फैली लड़ाई ने पंगु बना दिया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। जरा सोचिए, आप एक यंग साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं या फिर किसी नए आइडिया पर जी जान से काम कर रहे हैं। आपके अंदर पैशन कूट कूट के भरा है।
कुछ नया करने की जबरदस्त चाहत है, लेकिन अभी तक किसी कंपनी से कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना किसी स्पॉन्सर या इनवाइट के सीधे चीन जाकर अपनी पढ़ाई, रिसर्च, इनोवेशन या बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? ये कोई हवाई बात नहीं है। आज की न्यूज स्टोरी में हम बात करेंगे चीन के एक बहुत बड़े स्टेप के वीजा के बारे में, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। आज की दुनिया में जब कुछ देश अपनी सीमाएं और दीवारें मजबूत करने में लगे हैं, चीन बिल्कुल उल्टा कर रहा है। वो अपने दरवाजे खोल रहा है। के वीजा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ये एक साफ संकेत है कि चीन अब और ज्यादा खुला और अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसका मकसद है दुनिया भर के यंग साइंस और टेक टैलेंट्स को अपनी ओर खींचना, ताकि कॉपरेशन और इनोवेशन की एक नई लहर पैदा हो सके। चीन ग्लोबल कोलैबोरेशन के जरिए इनोवेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। ये नया वीजा दुनिया के यंग साइंस और टेक टैलेंट्स के लिए चाइना का वेलकम नोट है। इसके लिए आपको ना कोई घरेलू एम्प्लॉयर चाहिए, ना कोई इनविटेशन लेटर। बस कुछ बेसिक शर्तें पूरा कीजिए और आप चीन में अपनी साइंटिफिक या बिजनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस वीजा से आप सिर्फ पढ़ाई या रिसर्च ही नहीं, बल्कि कल्चर, इनोवेशन और बिजनेस की दुनिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? देखिए, आज ग्लोबल टैलेंट की आवाजाही पूरी तरह बदल चुकी है। पहले टैलेंट एक ही दिशा में माइग्रेट करता था, अब ये कई दिशाओं में बहता है। ये एक डायनामिक ग्लोबल नेटवर्क बन गया है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 में दुनिया में लगभग 17.3 करोड़ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे और साल 2020 में ये संख्या बढ़कर 28.1 करोड़ हो गई। इन आंकड़ों से दिखता है कि दुनिया और ज्यादा जुड़ रही है, और साथ ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है। प्रतिभा अब सीमाओं में बंधी नहीं है। चीन ने इसे बड़े बदलाव को बहुत गहराई से समझा है। के वीजा इस दूरदर्शी विजन का हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो ये वीजा सिर्फ एक एंट्री पास नहीं है, बल्कि ये चीन के संस्थागत खुलेपन का जीता जागता उदाहरण है। इसे खास तौर पर युवा विदेशी साइंस और टेक्नोलॉजी के महारथियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये दिखाता है कि चाइना अब ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज में सिर्फ भाग नहीं लेना चाहता, बल्कि लीड करना चाहता है। ये नीति टैलेंट को सिर्फ आने जाने में आसानी नहीं देती, बल्कि इनोवेशन की स्पीड को भी बढ़ाने में मदद करती है। दिलचस्प बात यह है कि जब के वीजा की तुलना अमेरिका के H-1B वीजा से की जाती है, तो फर्क साफ दिखता है। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि अमेरिका ही टैलेंट के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन अब चाइना भी एक बड़ा टैलेंट हब बनने की रेस में है। H-1B वीजा मुख्य रूप से कंपनियों की आवश्यकताएं पूरी करने वाला एक वर्क वीजा है। इसके उलट चीन के वीजा का मेन फोकस एक्सचेंज और कोऑपरेशन है। इसका असली मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि साइंस और इनोवेशन में इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ाना है। ये नीति ये भी दिखाती है कि चाइना अब सिर्फ प्रतिभाओं को भर्ती नहीं करना चाहता, बल्कि उनके साथ मिलकर भविष्य गढ़ना चाहता है। टैलेंट को अट्रैक्ट करना सिर्फ पैसा या पैकेज देने से नहीं होता। इसके लिए एक जबरदस्त माहौल चाहिए, एक ऐसा समाज जहां ग्रोथ के मौके हों, जहां नवाचार की कद्र हो और जहां कल्चर डाइवर्सिटी को दिल से अपनाया जाए। वही जगह दुनिया के टैलेंट को सबसे ज्यादा लुभाती है। हाल के वर्षों में चाइना ने अपने बिजनेस माहौल को बेहतर बनाने और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की है। और हाँ, पायलट फ्री ट्रेड जोन भी इसी डायरेक्शन में बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हैं। देखिए, पॉलिसी बनाना पहला स्टेप है, लेकिन भविष्य में इसे सही तरीके से लागू करना और मैनेज करना उतना ही मुश्किल काम है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि चाइना अब ग्लोबल टैलेंट गवर्नेंस में एक बड़ी रणनीतिक भूमिका निभाने को पूरी तरह तैयार है। इस पहल ने न केवल पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है, बल्कि पूरी दुनिया के युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों के दिलों में नई उम्मीदें भी जगाई है, क्योंकि विकास किसी एक देश की कहानी नहीं, बल्कि साझा प्रयासों की यात्रा है। और चाइना इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ये दिखा रहा है कि खुलेपन और साझेदारी से ही तरक्की का असली रास्ता बनता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।